हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा पहला टॉपिक है वन व वनस्पति, फॉरेस्ट एंड वेजिटेरियन। इसका पहला प्रश्न है, रेगिस्तान पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। ए चमकीले रंग के फूल, बी जल भंडारण के लिए मोटे तने, सी उथली जड़ें, डी बड़े चपटे पत्ते। सही आंसर है इसका बी, जल भंडारण के लिए मोटे तने। रेगिस्तान पौधों जैसे सेगवारो कैक्टस में मोटे तने होते हैं ताकि पानी का संग्रहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है। ए सदाबहार, बी पर्णपाती, सी मैंग्रोव, डी कांटेदार। सही आंसर है इसका सी मैंग्रोव। मैंग्रोव वन विशेष रूप से खारे पानी और तटीय क्षेत्रों के अनुकूल होते हैं। इनके जड़ों में एक विशेष निस्पंदन प्रणाली होती है जो खारे पानी से नमक को अलग कर देती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ए मैंग्रोव, बी सदाबहार, सी अल्पाइन, डी शीतोष्ण। सी आंसर है इसका ए मैंग्रोव। सुंदरवन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें शीतोष्ण वनों का 16 नहीं कहा जाता। ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी पलानी पहाड़ियां, डी ढपला पहाड़ियां। सही आंसर है इसका डी ढपला पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्य में विस्तृत ढपला पहाड़ियां में पाई जाने वाली शीतोष्ण वनों को 16 नहीं कहा जाता। शीतोष्ण वनों को दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी आदि पहाड़ियों में 16 कहा जाता है। इन वनों में साल, पाइन आदि प्रकार के वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश में ज्योग्राफिकल एरिया का कितना % हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका होना चाहिए। ए 22%, बी 36%, सी 28%, डी 33%। सही आंसर है इसका डी 33%। भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार देश के ज्योग्राफिकल एरिया का 33% हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका होना चाहिए। ज्ञात होगी 2025 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण का प्रतिशत 25.17 है। इससे वन आवरण 21.76 तथा वन सवर्ण 3.41% है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। ए सर एच.जी. चैंपियन, बी जादव पायेंग, सी डिट्रिज ब्रेडिस, ई.पी. स्टीबिंग। सही आंसर है इसका ए। सर एच.जी. चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों को वर्गीकरण किया गया था। वर्ष 1968 में चैंपियन एवं सेठ एस.के. सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपीय स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उपवर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। सही आंसर है इसका सी मणिपुरी। सिरुई या सिरोए कुमुदनी लिली भारत के मणिपुर के एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। यह सिरुई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। यह मणिपुर राज्य का पुष्प भी है। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी झारखंड। सही आंसर है इसका बी मध्य प्रदेश। सागौन भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं। ए वेलांचली और अनूप वन, बी पर्वतीय वन, सी उष्णकटिबंधीय वन कटक वन, डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सही आंसर है इसका सी उष्णकटिबंधीय कटक वन। उष्णकटिबंधीय कटक कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ी शामिल हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलाश इत्यादि है। अगला प्रश्न है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, समेल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय कटक वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, डी पर्वतीय वन। सही आंसर है इसका ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
सागौन, साल, शीशम, मुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां है। ये वन भारतवर्ष में विविधता में पाए जाते हैं। इनमें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा वार्षिक 70 से 2 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में तथा शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में वन क्षेत्र या क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी मिजोरम, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है इसका डी आंध्र प्रदेश। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। इसमें बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला प्रश्न है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाते हैं? ए कैनेपी, बी सरे लेयर, सी हर्ब लेयर, डी वनस्थल। आंसर है इसका बी सर्ब लेयर। वन में वनस्पति निम्नलिखित वितान के ठीक नीचे की परत सर्ब लेयर झाड़ी की परत होती है। सर्ब लेयर में मुख्य रूप से परिपक्व झाड़े होते हैं। इसमें एक छोटी वनस्पति होती है जो वन तल से ऊंचाई में 1 से 2 मीटर के बीच होती है। कैनोपी ऊंचे वृक्षों की सबसे ऊपर की शाखाएं और पत्तियां जो वन भूमि पर छत का कार्य करते हैं कैनोपी कहलाते हैं। हर्ब लेयर, यह वनस्पति वन में वनस्पति की व्यापार जो झाड़ी की परत से ठीक नीचे होती है। पहला प्रश्न है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है उन्हें कहा जाता है सदाबहार वन, सब्बूधारी वन, पर्णपाती वन। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय से अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 33%। सही आंसर है इसका सी 25%। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 25.7% है। पहला प्रश्न है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप, डी उत्तराखंड। सही आंसर है इसका डी उत्तराखंड। बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अब इसे वन्य जीवन अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ए 17.23%, बी 18.5%, सी 21.54%, डी 20.67%। सही आंसर है इसका सी 21.54%। प्रश्नकाल के दौरान वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% था और ISFR 2021 के अनुसार वन और वन आवरण का भौगोलिक क्षेत्र 24.62% था, जिसमें वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 21.72% है, जो वर्ष 2019 में 21.46 से अधिक था। इसके बाद SIRF 2023 के अनुसार देश में वन आवरण 25.70% है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी झारखंड, डी मिजोरम। आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश में। ये 2017 की रिपोर्ट है। इसमें 54,689 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 90.33% सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश था। ISFR 2023 के अनुसार भी मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के मामले में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए हिमालयन समशीतोष्ण वन, बी उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, डी उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। सही आंसर है इसका सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन।
भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चूंकि उष्णकटिबंधीय व शुष्क पर्णपाती वन विकल्प में नहीं है, इसलिए विकल्प सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सही उत्तर है। हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? ए धुरई बांध माही नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर, थापता झाकरी सतजल पर, नागार्जुन सागर कृष्ण पर। सही आंसर है इसका ए धुरई बांध माही नदी पर। ये इसका सही नहीं है। धुरई बांध है वो साबरमती नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, नापता झाकरी सतजुल पर, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। पहला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज। सही आंसर है इसका ए चिनाब। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के सियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 690 मेगावाट है। यह सिंधु जल समुद्र के तहत जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली पन बिजली परियोजना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बालगिरिहाद बांध तथा तुलहटी बांध स्थित है। ए जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा परियोजना है। शहतुल नदी पर कोल बांध, भाखड़ा नागल बांध, वापसा जल विद्युत परियोजना तथा नापतो झाकरी परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण हुआ? ए दामोदर, बी महानदी, सी कृष्णा, डी लूनी। आंसर इसका ए झारखंड। झारखंड में धनबाद जिले में पंचेत क्षेत्र के दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया। वर्ष 1959 में इसका उद्घाटन किया गया। पंचेत बांध 4 मल्टी प्रयोजन बांधों में से चौथा है। दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शो कहा जाता है? ए दामोदर, बी हुगली, सी घाघरा, डी कोसी। सही आंसर है इसका डी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शो कहा जाता है क्योंकि वर्षा के दिनों में उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलते और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस राज्य में व्यास नदी पर बनाया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सी आंसर है इसका ए हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया था। यह एक जलाशय का निर्माण किया गया जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चिनाब नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ए चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। एक रनर अप रिवर परियोजना है जिसमें 390 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। यह पावर स्टेशन वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी कावेरी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी कावेरी। इसका सही आंसर है बी कृष्णा। बांध और नदी, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा गंगा की सहायक है। पहले उत्तर प्रदेश में थी लेकिन अभी उत्तराखंड में है। शिव सुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका ए गुजरात। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा था, देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाले एक ग्रैंड एनीकट बांध है जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? ए मधोर, बी तिरुचिरापल्ली, सी इरोड, डी कोयम्बटूर। से आंसर इसका बी तिरुचिरापल्ली। कल्लनई एक प्राचीन बांध है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया। तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांध का निर्माण मूल रूप से चोल राजा करिकल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? ए चेनाब, बी ताप्ती, सी सतलुज, डी रावी। से आंसर है इसका सी सतलज। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इस बांध का निर्माण वर्ष
1948 में शुरू किया था तथा यह बांध वर्ष 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नागल, बी रियन, सी हीराकुंड, डी नागार्जुन। सही आंसर है इसका सी हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी निर्माण वर्ष 1948 में ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया था। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनेगा? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्र, डी पेन्नार। सही आंसर है इसका बी कृष्ण पर। श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत के द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका डी महाराष्ट्र। पैठन जल विद्युत परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता से वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनेगा? ए सतलुज, बी रावी, सी ब्यास, डी चिनाब। सही आंसर है इसका बी रावी। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे रावी नदी के पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1800 से अधिक से ज्यादा बांध है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। बांधों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश और गुजरात दूसरे व तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए सरदार सरोवर, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नागर, डी रिहंद। से आंसर है इसका सी डी टिहरी बांध। यह उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह भागीरथी और भिलागंग नदी के संगम उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। इस बांध की जल विद्युत क्षमता उत्पन्न 1000 मेगावाट है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश व बिहार, सी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश व हरियाणा। सही आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश व बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 में समझौते के अनुसार नेपाल में भी दिया गया था। इसे 4 नहरें तथा एक शक्ति ग्रह नेपाल को उपहार में भेंट बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? ए सीमा पट्टी, बी फव्वारा, सी मेड़बंदी, डी नाली विधि। सही आंसर है इसका बी फव्वारा। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त होती है। इसे विधि से सिंचाई के पानी के छिड़काव को अन्य प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी भूमि तथा जमीन पर बारिश की बूंदे के रूप में पड़ता है। पानी की बचत व फसलों की उत्पादकता के हिसाब से सिंचाई की यह विधि सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीके में से किसे ट्रिंकल सिंचाई का रूप माना जाता है? ए छिड़काव सिंचाई, बी उप सिंचाई, सी ड्रिप सिंचाई, डी बबलर सिंचाई। सही आंसर है इसका सी ड्रिप सिंचाई। इसे ट्रिंकल सिंचाई भी कहा जाता है। ट्रिपल सिंचाई को ट्रिंकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसमें जल की गति धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों की जरूरत तक क्षेत्र में छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप्स को प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था। इस विधि से पानी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और सतह वाष्ण भूमि रिसर्व से जल की हानि कम होती है। खनिज संसाधन का उपयोग, मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज। पहला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए अभ्रक, बी तांबा, सी थोरियम, डी यूरेनियम। सही आंसर है इसका सी थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, केरल, गोवा और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? ए कानपुर, बी रांची, सी झरिया, डी लोहरदगा। सही आंसर है इसका सी झरिया। झरिया पूरे झारखंड में कोयला का लाभ 60% भाग उत्पादित है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्र में होता है। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टिंग प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टिंग प्रतिवेदन रखने खदानें हैं। इनमें से अधिक 263 खदानें भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
खनिज मूल्य के हिसाब से राजस्थान पहले तथा दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार भी 394 खदान की संख्या के साथ सर्वाधिक खदानें मध्य प्रदेश में ही है। दूसरा स्थान गुजरात का है। अगला प्रश्न है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के कॉपर आयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। सही आंसर इसका ए राजस्थान। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भारत का कॉपर आयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। कॉपर आयस्क के भंडारण में दूसरे और तीसरे स्थान पर झारखंड और मध्य प्रदेश है। कुल ताम्र आयस्क भंडार का लगभग 52% हिस्सा इन्हीं तीनों राज्यों में है। ताम्र आयस्क में भारत के 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश, भूमि झारखंड में है। अगला प्रश्न है कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। सही आंसर है इसका सी कर्नाटक। कोलार सोने की खदान कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। जिले का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है लोह आयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुमेद्रु मुख है। ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश, सी कह रहे हैं डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका डी कर्नाटक में। लोह आयस्क की मुख्य खदानें कुमेद्रु कर्नाटक में स्थित है। KIOCL कुमेद्रु आयरन की कंपनी लिमिटेड का गठन 2 अप्रैल 1976 में कर्नाटक इस्पात के दिन हुआ था। यह भारत के निम्न श्रेणी की लोह आयस्क की खदान के लिए स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है सितंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा आयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका बी राजस्थान। दिसंबर 2018 तक प्राप्त आंकड़े के अनुसार राजस्थान 53.8% तांबा आयस्क के भंडार के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका सी ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2012 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया था। वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य हिस्सा है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भी ऑस्ट्रेलिया ही बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विधि में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है? ए चीन, बी ब्राजील, सी मलेशिया, डी वियतनाम। से आंसर इसका ए चीन। वर्ष 2014 तक वर्तमान में भी विश्व के सर्वाधिक टीन उत्पादक देश चीन ही है। अगला प्रश्न है बालाघाट तथा मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का क्षेत्र की सिंघन क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खंड क्षेत्र है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी तांबा। सही आंसर है इसका डी तांबा। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का क्षेत्र सिंघन क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के माजलगांव में भारतीय तांबे का भंडार था। तांबा प्राकृतिक मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह अपने एस्टर के रूप में मिलता है। तांबा, अग्नेय, असाध्य और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन पूर्ण रूप से कर्म मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। ए राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। आंसर है इसका डी मध्य प्रदेश। यह 2018 और 19 की आर्थिक आंकड़े हैं। इसमें ये राजस्थान है जहां कुल तांबा आयस्क का 25,42,159 टन उत्पादन होता है। उस क्रम में राजस्थान में 13,49,566 टन और झारखंड में 24,03,020 टन का स्थान है। राजस्थान का खेतड़ी ये 2,43,000 की है। ये है 2,43,020। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध है। वर्तमान में 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा तांबा आयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? ए पेट्रोल, बी सौर व पवन ऊर्जा, सी जीवाश्म ईंधन, डी खनिज। से आंसर है इसका बी सौर व पवन ऊर्जा। बहरी वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु व नवीनीकरण ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्यता का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्किया को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को यंत्रिक की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न इसका है सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती है। इस धरती पर सभी वर्ग के जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु का सहारा लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा में स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है
आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? ए महानदी बेसिन, बी कृष्णा गोदावरी बेसिन, सी नर्मदा बेसिन, डी कावेरी बेसिन। सही आंसर है इसका बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन खनिज तेल व पेट्रोलियम है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ए एंथ्रेस, बी लिग्नाइट, सी कोक, डी सब ब्यूटिमिस। सही आंसर है इसका बी लिग्नाइट। कोयला का एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल, जो करोड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे पौधों और लकड़ियों के अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बनता है। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर का मिश्रण है, जो भारत के झारखंड के झरिया, बोगरो, धनबाद, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, उड़ीसा के तालचेर और छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाया जाता है। बाल नागर इसके प्रकार की जाए तो यह 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला इसका एंथ्रासाइड, सर्वोत्तम श्रेणी, कार्बन की 90 से 95% मात्रा। मुख्य बात है कल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है। फिर ब्यूटामीन, इसे काला कोयला के नाम से जानते हैं, 70 से 90%। कारण, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर लिग्नाइट, इसे बुरा कोयला भी कहते हैं, इसमें 60 से 70% कार्बन नहीं ज्यादा होती है। यह तमिलनाडु, नेवेली, राजस्थान, गुजरात में मिलता है। फिर पिट, यह कोयला बनाने का पहला चरण होता है, इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ए राखी ग्रीन ग्रेनाइट, बी मेरी गोल्ड ग्रेनाइट, सी काला ग्रेनाइट, डी रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। सही आंसर है इसका डी। ग्रेनाइट एक घने चट्टाने हैं जो पृथ्वी की सतह से नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। ग्रेनाइट मुख्य रूप से फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज से बना होता है। इसके अभ्रक और एम्फीफॉल से खनिज भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान का जालोर जिला ग्रेनाइट उत्पादन का मुख्य केंद्र है। जालोर में ग्रेनाइट सिटी भी पाया जाता है, मुख्य रूप से रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट उत्पादन करनी है। भारत उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर और ललितपुर बुंदेलखंड में इसका भरपूर वितरण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में हाल में यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी राजस्थान। सही आंसर है इसका डी राजस्थान। यूरेनियम एक भारी चांदी जैसा सफेद धातु एवं प्राकृतिक रूप है। ये रेडियोधर्मी होती है। यूरेनियम के भंडार खानों से देखा जाए तो झारखंड यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख क्षेत्र। इसकी प्रमुख खदानें जादूगुड़ू, आंध्र प्रदेश, यूरेनियम के विशाल भंडार मुख्य क्षेत्र तुम्यावले, कडप्पा बेसिन दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से आता है। अन्य कर्नाटक में योगी यादगिरी जिला तथा मेघालय में डोमेसिस और भंडारण में किलेगा, पाइनोसिला, खालीटिल्स भी भंडार हैं। राजस्थान हाल ही में सीकर रॉयल क्षेत्र में बड़े भंडार की खोज हुई है। अगला प्रश्न है, कोलार सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। सही आंसर है इसका सी कर्नाटक। भारत में सोने का अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अपना आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व है। भारत में मुख्य रूप से सोना, लोहा, सक्रिय चट्टान पाया जाता है। चट्टानों की शरण में प्लेसर गोल्ड नदियों के साथ बहकर उनकी रेत में जमा हो जाती है। निम्न नदियां जैसे स्वर्णरेखा झारखंड, सिंधु सुबनगिरी, पुन्नपुजा और चरियापूजा केरल। भारत के प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक, भारत का 99% सोना अकेले कर्नाटक से आता है। कर्नाटक के खानों में कोलार स्वर्ण क्षेत्र यह दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक है। वर्तमान में यहाँ के उत्पादन लगभग बंद है। दूसरी यही स्वर्ण क्षेत्र का नागाचूर जिले में स्थित है। वर्तमान में प्राथमिक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक यही है। गदल स्वर्ण क्षेत्र, यहाँ सोने का पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, रागगिरी स्वर्ण क्षेत्र तथा चित्तूर जिला, स्वर्ण रेखा गढ़ी, कुदर्ण पोचा और सोने बिहार की सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेती परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए जस्ता, बी तांबा, ए जस्ता, बी इस्पात, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। सही आंसर है इसका सी तांबा। तांबा एक गैर लोह धातु है। यह बिजली गर्मी का उत्सक सुचालक है। यह मुख्य रूप से कार्यंत्रित चट्टानों पर आता है तथा इसका भंडार सीमित है। हमें आयात पर चीली, पेरू और अफ्रीका देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मलज खंड, बालाघाट, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन क्षेत्र है। क्षेत्रीय झुंड हो दरीब राजस्थान ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े पुराने महत्वपूर्ण में सिंह भूमि, मसावनी, राका झारखंड व पूर्व भारत का प्रमुख केंद्र है। क्षेत्रीय परियोजना की औपचारिक साक्षीपन 1967 में एचसीएल के तहत हुई, लेकिन पूर्ण परिचालन शुरू है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की तांबा आयतन पर निर्भर करता है। इस परियोजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण खदान होते हैं, जैसे खेतड़ी, कोलिहन, चांदपुरी।
अगला प्रश्न, लोहेश्वर की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। सही आंसर इसका डी कर्नाटक। उड़ीसा बादाम पहाड़, मयूरगंज, कोयझर, बुनाई। छत्तीसगढ़ दल्ली राज, बेड़ा हिल, दांतेवाड़ा। झारखंड नवा मंडी, उकुआ, गोशी भूमि। कर्नाटक कुद्रेमुख, चिकम गलूर, बाबा बुदन पहाड़, सुंदर की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगन क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खंड क्षेत्र है। ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी तांबा। सही आंसर है इसका डी तांबा। बालाघाट में मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खंड क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। ए राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में, यहाँ की झारखंड खदान बालाघाट जिले में है। देश का लगभग 50% अधिक तांबा उत्पन्न करते हैं। दूसरे स्थान पर राजस्थान का खेतड़ी झुंझुनू जिला है। तीसरे स्थान पर झारखंड का सिंह भूमि काफी प्रसिद्ध है। यही भंडार की बात की जाए, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है, लेकिन उत्पादन में मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। ए महानदी बेसिन, सी बी गोदावरी कृष्णा गोदावरी बेसिन, सी नर्मदा बेसिन, डी कावेरी नदी। सही आंसर है इसका डी कावेरी गोदावरी नदी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय रूप से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यह है भारत के सबसे बड़े गैस भंडार में से एक है। यहाँ समुद्र में जमीन पर दोनों जगह से तेल व गैस निकलता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और राजमुंद्री जैसे शहर इस बेसिन के मुख्य संचालन केंद्र है। यहाँ मुख्य रूप से ONGS ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। से आंसर है इसका सी गुजरात। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। यह सूरत के पास तापी नदी के किनारे स्थित है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित किस उद्योग से संबंधित है। ए कपड़ा, बी प्लास्टिक, सी नमक, डी पेट्रोल। से आंसर है इसका डी पेट्रोल उद्योग। न्यूनमती एक उद्योगिक स्थल है जो कि असम राज्य में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना जनवरी 1962 को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहेश्वर का क्षेत्र क्या है। ए दल्ली राजहरा, बी कोबरा, सी उमरिया, डी राजनांदगांव। सही आंसर है इसका ए दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोहेश्वर की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होती है। यह खान छत्तीसगढ़ के बादोल जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोबरा खान है कोयला खनन है जो छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी प्रयोजन किस उत्पादन में है। ए जस्ता, बी इस्पात, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। आंसर इसका सी। राजस्थान की खेतड़ी प्रयोजन तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सर्वाधिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी इस्पात, सी एल्यूमिनियम, डी इलेक्ट्रॉन। से आंसर है इसका डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो कंपनी वह कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों का निर्माण संबंधित है। कंप्यूटर, टेलीफोन व मोबाइल इलेक्ट्रॉन उद्योग द्वारा निर्मित किए जाते हैं। दुनिया में सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां सैमसंग, हवावे, एप्पल, सोनी इत्यादि है। 2020 के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उद्योग क्षेत्र और नए बदलाव के लिए शोध कार्य और धन के उच्च निवेश किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कोलकाता के पास हुल नदी पर रिस्पा में पहली जूट मिल स्थापित किए। ए 1847, बी 1855, सी 1889, डी 1900। से आंसर इसका बी 1855। जूट सोने का रेशा के नाम से होता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोयला के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात व आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। अगला प्रश्न है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। से आंसर है इसका बी दूसरा। 2020 के आर्थिक आंकड़े के अनुसार सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर भारत व वियतनाम है। भारत वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% सीमेंट उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम
निर्यात करता है? ए असम, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका बी, सी पश्चिम बंगाल। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। देश में प्रथम जूट कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया था। पश्चिम बंगाल जूट के सामान का वर्तमान उत्पादक एवं निर्यातक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय वर्तमान उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ए उर्वरक, बी लोहा इस्पात, सी दवा रसायन, डी रंग रोगन। आंसर है इसका बी लोहा इस्पात। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ए इसे ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, बी इसके कपास उद्योग के कारण, सी इसके जूता उद्योग के कारण, डी इसके रबड़ उद्योग के कारण। सही आंसर है इसका बी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में एक शहर की दृष्टि से कोयम्बटूर में सर्वाधिक 81 मिलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी असम। सही आंसर है इसका बी महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन में बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1818 में बंगाल के फोर्ट गलोटर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। पहली सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कावसरजी दाबर नानाभाई द्वारा खोला गया था। भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन राज्य क्रम महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मुंबई में सर्वोत्तम स्तरीय मिश्रित सूती वस्त्र उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? ए जमशेदपुर झारखंड, बी बर्नारपुर पश्चिम बंगाल, सी झरिया झारखंड, डी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। सी आंसर इसका सी झरिया। झरिया झारखंड राज्य का शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना था, जबकि अन्य विकल्प राज्य स्टील निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी जमशेदपुर। सही आंसर है इसका डी जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में स्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। यह पूर्वी सेल भूमि जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी टाटा के नाम पर इस शहर का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे का स्रोत? ए दल्ली राजहरा, बी कोरबा, सी उमरिया, डी राजनांदगांव। सही आंसर इसका ए दल्ली राजहरा। लोहे के प्रमुख प्रकार है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ए सीडेराइट। 10 के प्रमुख खाने हैं बादाम पाड़ मयूरगंज, बयोझर बोनाई असम, दिल्ली साजगढ़ दुर्ग यानी कि राजस्थान वो पश्चिम बंगाल, वेली डला दांतेवाड़ा एक्सपोर्ट ऑफ जापान छत्तीसगढ़ में, नोमामुडी गोवा सियाबू जिला झारखंड में, कुमेंद्र चिकमगलूर बाबा बुंदल पहाड़ सिंदूर के पहाड़िया सिंदूर के पहाड़िया कर्नाटक में। इस्पात संयंत्र के लोहे का स्रोत है। भिलाई छत्तीसगढ़, दिल्ली राजहरा से रूप में सहयोग से रूस से बनी है। फ्रॉड के बयोचर से जर्मन के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, बोरोग्रो झारखंड रूस के सहयोग से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत का पहला तट आधारित इस्पात यंत्र है। नोट, किसको जमशेद 1907 में स्थापित किया? स्वर्ण रेखा और करकई नदी के संगम रीत है। इसे लोहा नोवामुंडी में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी इस्पात, सी एल्यूमिनियम, डी इलेक्ट्रॉनिक। सही आंसर है इसका डी इलेक्ट्रॉनिक। टेलीफोन, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सेलुलर, टेलीकॉम और रडार जैसे उपकरणों का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। इसे अक्सर सुथला और संचार औद्योगिक हार्डवेयर के साथ जोड़ा जाता है। बेंगलुरु इसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई में, चेन्नई में। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने कई कदम जैसे PLI पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कोलकाता के पास शुक्ल नदी पे रिक्शा में पहली जूट मिल स्थापित गई? ए 1847, बी 1855, डी सी 1889, डी 1890। सही आंसर है 1900। सही आंसर है इसका बी 1855। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जिसे इसकी चमक और आर्थिक मूल्य के कारण गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है तथा मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल 70%, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय है। भारत की अधिकांश जूट मिलें हुगली नदी के किनारे पर स्थित है क्योंकि वहाँ पानी की प्रचुरता, कच्चा माल और सस्ती परिवहन जलमार्ग उपलब्ध। जैसे भारत की पहली जूट मिल 1885 में पश्चिम बंगाल के रिश्ते जिले में स्थापित की गई। यह मिल हुगली नदी पर स्थापित है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है,
सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही आंसर है इसका बी दूसरा। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए सीमेंट उद्योग एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि किसी भी निर्माण कार्य के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है। वैश्विक रीति चीन के बाद दूसरा उत्पादन देश है। भारत में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से उन राज्यों में केंद्रित है जहाँ चूना पत्थर के भंडार पड़ता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भारत के सबसे बड़े चूना पत्थर का भंडार है। आज चीन उत्तर प्रदेश का प्रमुख सीमेंट उत्पादन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और आदि। अगला टॉपिक है भारत में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा ही जेनेटिक पशुजन्य रोग जो दूषित दूध के सेवन से मनुष्य में फैलता है? ए यक्ष्मा, बी एफएमडी, सी गिल्टी रोग, डी ब्लोट। सही आंसर इसका ए यक्ष्मा। दूषित अपशुद्धीकृत दूध के सेवन से मनुष्य में फैलने वाला प्रमुख जेनेटिक रोग यक्ष्मा है। अगला प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दूध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? ए सुरती, बी मुर्रा, सी मेहसाणा, डी जाफराबादी। सही आंसर इसका बी मुर्रा। भैंस की मुर्रा नस्ल को इसकी उच्च दूध उत्पादन और अनुकूलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन स्वास्थ्य रोग व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? ए खुरपका मुंहपका रोग एफएमडी, बी बुर्सिलोसिस, सी पेस्टिडेस पेटिस्ट और रूमिनेटर पीपीआर। फिर है क्लासिकल स्वाइन फीवर, सी है सब। आंसर है इसका ए। 4 खुर वाले पशु गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में खुरपका मुंहपका रोग एफएमडी अर्धवार्षिक टीकाकरण के प्राथमिकता इसका उद्देश्य प्रसारण रोकना और दूध उत्पादन में हानि को कम करना है। अगला प्रश्न है, गाय स्तनपान के किस में स्तनशोथ की प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? ए बछड़े के जन्म से पहले सुख सब्जी जब अंतर्वेदित हुआ है, बी पूर्ण दुग्ध उत्पादन स्थापित होने के बाद स्तनपान चरण, सी मध्य स्तनपान स्थिर अवस्था दुग्ध उत्पादन चरण, डी बछड़े के जन्म के समय संक्रमण काल जिसे हार्मोन और प्रतिरोध परिवर्तन कहते हैं। डी आंसर इसका डी। गाय बछड़े के जन्म के समय स्तनशोथ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। इस समय हार्मोन बदलाव, प्रतिरक्षण प्रणाली में कमी और उदर व स्तन में शारीरिक परिवर्तन होता है, जिसके संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, एफएसएसआई के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादन पशुओं के लिए वाणिज्य पशु आहार हेतु किस मानक अनुपालन को किया जाना चाहिए? ए आईएसओ 9001 प्रमाणन, बी आईएस 2052 के अनुसार, बी आईएस प्रमाणन, सी अनिवार्य थर्मल पाश्चराइजेशन, डी वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षण। सही आंसर इसका बी। एफएसएसआई के निर्देशों के अनुसार ये कैसे ही है, खाद्य उत्पादन पशुओं में एक वाणिज्य आहार हेतु आईएस 2052 के अनुसार बीएनएस प्रमाणक मानक अनुपालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तेल की खली खाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त है? ए अरंडी कैस्टर की खली, बी नीम की खली, 3 अच्छा पहला है 1 2 3 है इसमें। 1 अरंडी कैस्टर की खली, सेकंड नीम की खली, थर्ड है मूंगफली की खली, डी फोर्थ है मोवा की खली। इसके विकल्प हैं ए 1 3 और 4, बी 1 2 और 4, सी 1 2 और 3, डी 2 1 2 3 4। आंसर इसका बी 1 2 4, यानी कि मूंगफली की खली में नहीं पाई जाती है। अंडी कैस्टर की खली के नीम की खली मोवा की खली तो खली खिलाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह शुद्ध विषैले तेल की खली है, लेकिन मूंग की फली की नहीं है। कौन कौन सी है? अरंडी की खली, नीम की खली, मोवा की खली खाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, डेयरी कृत्रिम गर्भधारण संरक्षण के अंतर्गत लगभग कितने जानवर शामिल हैं करोड़ में? ए 14.56 करोड़, बी 9.36 करोड़, सी 5.62 करोड़, डी 12 करोड़। सही आंसर है इसका बी 9.36 करोड़। डेयरी क्षेत्र में कृत्रिम गर्भधारण एआई संरक्षण के संबंध में डेटा पशुधन उत्पादकता बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। यह जानकारी अक्सर पशुपालन और दुग्ध पालन कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट इसमें देती है। 2023 में हाल ही में अध्ययन के अनुसार आनुवंशिक क्षमता और दूध उत्पादन के सुधार के लिए लगभग 9.36 करोड़ जानवरों को एआई कार्यक्रम में तहत संरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक वायरस संक्रमण बीमारी है जो पोल्ट्री को प्रभावित करती है? ए फाउल कॉलरा, बी पुलोरम, सी माइक्रोप्लाज्मा रोग,
बी एविएशन, सोलोमोनेलियोस। से आंसर इसका सी। माइक्रोप्लाज्मा रोग, वायरल रोग मुर्गी पालन को प्रभावित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण रोग है। फिर इनका उपचार किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश को टीके से रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है, अधिक महत्वपूर्ण वायरल रोग न्यूक्लियस रोग, फॉल पॉक्स, मारेक रोग और माइक्रोप्लाज्मा रोग है। फिर अगला पॉइंट, वेक्टर रोग में होने वाले कुछ फोवाल, हेजा, पुलोरम, फॉल, टाइफाइड, एवियन सोलेसिसम है। अगला प्रश्न है, हॉलिस्टीन रोग किसकी नस्ल है? ए गाय की, बी बकरी की, सी मुर्गी की, डी बकरी की। तो आंसर है इसका ए गाय की। हॉलिस्टीन और रेड गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, पशु संख्या के बारे में धन जानकारी रखने के लिए पशु पालन और डेयरी विभाग पशुधन की गणना की जारी करता है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और गलत का चयन कीजिए। ए, पहली जनगणना 1919 में जारी की गई थी। बी, कुल गौ जातीय जनसंख्या 302.79 मिलियन है। फिर है सी, सभी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया जाता है। डी, सभी सही है। सही आंसर सी, डी। अब देखो उसका पहला पॉइंट, 2019 में जनगणना का 20वां संस्करण जारी किया गया था। पशुपालन डेयरी विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा जनगणना की जाती है। पहली जनगणना 1919 में आयोजित की गई थी। इसे ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र कवर करते हैं। 20वें संस्करण में पहली बार ऑनलाइन डेटा एकत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने थे? ए गिर, बी सांचेरी, सी राठी, डी नागौरी। आंसर इसका डी नागौरी। नागौरी नस्ल का बैल चुस्त और मजबूत कद का ठीका होता है। इस नस्ल की गाय नागौर, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग, नोखा, बीकानेर में प्रमुखता में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस की वंशागति है? 0.1 से 0.2 तक, बी है 0.3 से 0.4 तक, सी है 0.5 से 0.6 तक, डी है 0.2 से 0.3 तक। से आंसर है इसका डी, 0.2 से 0.3 तक। मुर्रा भैंस का नस्ल पत हरियाणा के रोहतक, हिसार और जिंद में है। नस्ल की विशेषता भारी भरकम शरीर, गर्दन और सिर तुलनात्मक रूप से लंबे, सींग छोटे और दृढ़ता से मुड़े होते हैं। रंग आमतौर पर पूरा काला होता है, पूंछ पर सफेद चिन्ह होते हैं। फिर है अगला पॉइंट, स्तनपान के दौरान दुग्ध उत्पादन का औसत दुग्ध उत्पादन 500 से 250 ग्राम 500 से 2500 ग्राम है और इसका मशागती 2 से 0.3 तक है। पहला गाभिन गाय गांव में 45 से 50 महीने है, लेकिन पशु समूह में यह 36 से 40 महीने और इंटरकैरियोटिक की अवधि 450 से 500 दिन है। अगला प्रश्न है, सोनाडी किसकी नस्ल है? ए भैंस की, बी बकरी की, सी गाय की, डी भैंस की। अच्छा, ए भेड़ है। आंसर है ए भेड़ी। सोनाडी भेड़ की ही नस्ल है। चोकला शेखावटी, इसका ऊन सब्सट्रेट किस्म का होता है। इसे भारत की मेरिन कहते हैं, जैसलमेरी। सर्वाधिक ऊन देने वाली भैंस की नस्ल है ये। नाली, इसका ऊन लंबे रेशे से होता है, जिसका उपयोग कालीन बनाने के लिए किया जाता है। मगरा, सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल। मारवाड़ी, राजस्थान की कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें मारवाड़ी नस्ल, लगभग 45%। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। फिर है सोनाडी या चनोथर, लंबे कान वाली नस्ल। पुगल, इसकी उत्पत्ति स्थान बीकानेर की तहसील पुगल होने के कारण इसका नाम पुगल हो गया। इस नस्ल को मटन और कालीन ऊन प्राप्ति के लिए पाला जाता है। फिर है मालपुरी या अविगा नगरी, इसे देसी नस्ल भी कहते हैं। खेरी नस्ल या सफेद ऊन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस जगह का ऊंट भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ए नाचला जैसलमेर, बी वरुणा गांव नागौर वरुण, सी है फलोदी जोधपुर फलोदी जोधपुर में, सी है तिसवाड़ा बाड़मेर। से आंसर इसका ए नाचा जैसलमेर। नाचना ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। सवारी व तेज दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंट, बीएसएफ जवानों के पास यह ऊंट मिलता है। राजस्थान के नाचना ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पशु प्रजनन नीति लागू की गई? ए जनवरी 2008, बी जनवरी 2007, सी जनवरी 2009, डी मार्च 2010। सही आंसर है इसका बी जनवरी 2007। जनवरी 2007। बी, वर्ष 1984 में अधिक उत्पादन की दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक पशु प्रजनन नीति जो क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल है क्षेत्रीय पशुपालन व्यवस्था पर आधारित थी।
लागू की गई, जिसमें संकर प्रजनन पर अधिक बल दिया गया है। समय के बदलाव के साथ पशु नस्ल सुधार में देसी गौवंश को सुरक्षित रखने को प्रजनन नीति के पुनः परीक्षण कर वर्ष 2007 में पशुधन प्रजनन नीति लागू की गई है। अगला प्रश्न है, अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? ए पुगल, बी चथोनर, सी चोकला, डी नारी। से आंसर इसका सी चोकला। चोकला से एक पट्टी पर ऊन श्रेष्ठ किस्म का होता है, इसे भारत के मेरिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भेड़ नस्ल है? ए अंगोरा, बी अल्पाइन, सी चकोला, डी सानी। से आंसर इसका सी चोकला। चोकला भेड़ की नस्ल है, यह भारत का मूल निवासी है। यह नस्ल आमतौर पर भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। भेड़ की इस नस्ल में सर्वश्रेष्ठ कालीन ऊन नस्ल के रूप में जाना जाता है। अंगोर, अल्पाइन और सानेन बकरी की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अंबिकानगर, दिल्ली। से आंसर इसका ए। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का गठन जुलाई 1987 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ बुफेट लॉज कहाँ स्थित है? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी हिसार, डी भिवानी। सी आंसर इसका सी हिसार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ बुफे लॉज हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। यह भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या मवेशी की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? ए लाल सिंधी, बी चिप्पीपराई, सी करनी, डी कोम्बाई। से आंसर इसका ए लाल सिंधी। मवेशी के एक स्वदेशी डेयरी नस्ल का लाल सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उत्पन्न होने वाली एक प्रतिष्ठित गर्मी सहिष्णु देसी डेयरी पशु नस्ल है। नस्ल को मलीर, लाल कराची और सिंधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? ए गिर ऊंट, बी जमुनापारी बकरी, सी काठियावाड़ी भेड़, डी लोहिया घोड़ी। से आंसर है इसका बी जमुनापारी बकरी। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उत्पन्न होने वाली घरेलू बकरी की एक भारतीय नस्ल है। जमुनापारी नामक नदी से लिया गया है। अगला टॉपिक है, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। से आंसर इसका बी 2015। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2005 को की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और तकनीकी का उपयोग करके नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना। इसके कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार: बिजली और पानी की 24x7 पूर्ति, कचरा प्रबंधन और कुशल शहरी गतिशील प्रदूषण कम करना और हरियाली बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट शहरों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण की क्या भूमिका है? ए वे निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करते हैं, बी वे ऊर्जा की खपत को कम करते हैं, सी वे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, डी वे यातायात जाम को कम करते हैं। सही आंसर इसका ए। स्मार्ट शहरों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरण की भूमिका यह है कि वे निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भूमिका IoT। स्मार्ट सिटी परिसर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक डिजिटल रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो सेंसर और नेटवर्क के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे को आपस में जोड़ता है। यह तकनीकी यातायात प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा की खपत को वास्तविक यातायात प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा की खपत को वास्तविक समय में ट्रैक करके शहरी जीवों को दक्षता को बढ़ाता है। इसके माध्यम से डेटा आधारित शासन को बढ़ावा मिलता है, जिससे संसाधन का उपयोग और कार्बन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हालांकि इसकी सफलता के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों का समाधान करना है। अतः IoT न केवल नागरिक जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि सतत विकास और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट के उद्देश्य को साकार करता है। स्मार्ट शहरों के विकास के में बिग डेटा किस प्रकार के योगदान देता है? ए इससे शहरी जीवन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता है, बी है बेहतर शहरी नियोजन के लिए वास्तविक समय की जानकारी बदलता है, सी इससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, डी इसके पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। सही आंसर है इसका बी, यह बेहतर शहरी नियोजन के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। स्मार्ट शहरों के विकास में बिग डेटा शहरी नियोजन के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। बिग डेटा स्मार्ट सिटी के विशाल नेटवर्क से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। यह यातायात के पैटर्न और ऊर्जा खपत की निगरानी करने, संसाधन की बर्बादी को रोकता है और सेवा की दक्षता बढ़ाता है। इसके माध्यम से भविष्य की शहरी समस्याओं जैसे जल भराव या अपराध की घटनाओं को पुनर्निर्माण डेटा लगाकर बेहतर प्रबंधन किया जाता है। अतः यह
डेटा संचालन शासन को मजबूत बनाने नागरिकों जीवन स्तर को सुधार लाता है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी की प्रमुख विशेषता है? ए डिजिटल अवसंरचना, बी सतत ऊर्जा, सी यातायात जाम, डी नागरिक सहभागी। तो सही आंसर है इसका सी, यातायात जाम। डिजिटल अवसंरचना, ऊर्जा व नागरिक सहभागिता आदि स्मार्ट की प्रमुख विशेषता है, जबकि यातायात जाम शहर के नियोजन और प्रशासन की कमजोरी को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, बी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, सी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और शहरों सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, डी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। सही आंसर है इसका सी, स्मार्ट सिटी का प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाना है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य एक ऐसा स्मार्ट समाधान तैयार करना है ताकि जहाँ तकनीक और पर्यावरण के बीच संतुलन हो सके, ताकि शहर रहने योग्य और भविष्य के अनुकूल बन सके। अगला प्रश्न है, तकनीकी नवाचारों के कारण किस अंतरराष्ट्रीय शहर को अक्सर स्मार्ट शहरों के मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी सिंगापुर, डी टोक्यो। सही आंसर है इसका सी सिंगापुर। तकनीकी नवाचारों के कारण सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय शहर में अक्सर स्मार्ट शहरों के मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर माना जाता है। यहाँ कोई स्मार्ट नेशन पहल डेटा के बेहतरीन उपयोग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? ए पानी की कीमत में वृद्धि करना, बी वास्तविक समय की निगरानी में माध्यम से जल अपव्यय को कम करना, सी जल प्रदूषण को बढ़ावा देना, डी जल संसाधनों को निजीकरण करना। सही आंसर है इसका बी, वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से जल को अपव्यय को कम करना। शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से जल अपव्यय को यानी कि कमी को कम करना है। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य हर बूंद की गिनती करता है, जिससे शहर सुरक्षित बन सके और जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर सके। उदाहरण, सेंसर और IoT के माध्यम से पाइपलाइन में होने वाले रिसाव डेटा विश्लेषण के जरिए शहर के हर हिस्से के पानी का दबाव और मात्रा का सही प्रबंध, स्मार्ट मीटर के जरिए नागरिकों को उनकी खपत या रियल टाइम देना, गुणवत्ता की निगरानी करता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पार्किंग का समाधान बनने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए ब्लॉकचेन, बी सेंसर और मोबाइल अनुप्रयोग, सी सौर ऊर्जा, डी ड्रोन। से आंसर है इसका बी, स्मार्ट सिटी मिशन सेंसर और मोबाइल ऐप के माध्यम से पार्किंग के रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे वाहन चालक का समय और ईंधन बचता है। यह तकनीकी सड़कों पर अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम को कम कर शहरी गतिशीलता को सुधार करते हैं। साथ ही डिजिटल भुगतान और डेटा विश्लेषण के जरिए निगम निगम के राजस्व और भविष्य के शहरी नियोजन को अधिक कुशल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन से स्मार्ट शहरों को क्या लाभ होता है? ए, इससे ऊर्जा दक्षता कम हो जाती है, बी है ऊर्जा की खपत को कम कर सकता है और नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन करती है, सी इससे ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, डी इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ती है। आंसर है इसका बी, स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर के माध्यम से ऊर्जा की खपत का रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करता है, जिससे बिजली की बर्बादी को रोका जा सकता है। यह तकनीक और ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के एकीकरण और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। साथ ही डेटा विश्लेषण तथा मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाकर ऊर्जा और सुरक्षा दक्षता को बढ़ावा देती है। पहला प्रश्न है, स्मार्ट शहरों का मुख्य उद्देश्य है? ए, जीवन यापन की लागत कम करना, बी, शहरों के संचालन को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंध करने के प्रौद्योगिकी का उपयोग, सी, मानव श्रम को रोबोटिक्स से बदलना, बी, शहरी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा। सही आंसर इसका बी। पहला प्रश्न है, भारत में स्मार्ट शहरों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? ए, प्रचुर संसाधन, बी, उच्च शहरी जनसंख्या, सी, उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्धता, डी, श्रम की कमी। आंसर इसका बी, स्मार्ट शहरों के कार्यान्वयन में मुख्य कुछ चुनौतियां हैं, जैसे उच्च शहरी जनसंख्या, वित्त पोषण की कमजोर स्थिति, डिजिटल सुरक्षा और गोपनीय का खतरा, कुशल मानव संसाधन की कमी, ई कचरा और पर्यावरण आदि। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत साइबर कानून, निरंतर कौशल विकास और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख घटक है? ए, महंगे आलीशान आवास, बी, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, सी, पारंपरिक परिवहन नेटवर्क, डी, खुले मैदान। से आंसर है इसका बी, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे का प्रमुख घटक है। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे का प्रमुख घटक स्वास्थ्य और शिक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, मजबूत IoT कनेक्टिविटी और डिजिटीकरण, किफायती आवास, कुशल शहरी गतिशील ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, पर्याप्त बल आदि है, जो मिलकर ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो शहर को आर्थिक रूप से जीवंत और पर्यावरण के अनुकूल बनाना आवश्यक है।
अगर पढ़ते हैं स्मार्ट सिटी में वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए जीपीएस, बी सेंसर ऑफ IoT, सी ड्रोन, डी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। सही आंसर इसका बी है। स्मार्ट सिटी की वायु गुणवत्ता निगरानी का हाईटेक रियल टाइम प्रक्रिया है। सेंसर हवा के मौजूद प्रदूषकों जैसे PM2.5 और PM10 नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के स्तर में लगातार मापते हैं। डेटा के आधार में जगह जगह लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखाया जाता है तथा प्रदूषण का स्तर एक निश्चित सीमा के ऊपर रह जाता है तो प्रशासन तुरंत कदम उठा सकता है, जैसे धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव, सबसे प्रदूषित इलाकों में ट्रैफिक को डाइवर्ट करना आदि। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।